क्लास 12th मॉडल पेपर बायोलॉजी का उत्तर प्रदेश का है, जो 70 अंक का पूरा आता है और 3 घंटे 15 मिनट का होता है। जीव विज्ञान उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल पेपर जारी किया है दोस्तों, आज हम उसी मॉडल पेपर बायोलॉजी का करेंगे। सॉल्यूशन भी देखेंगे, साथ में उसका आंसर भी देखेंगे और पूरा का पूरा मॉडल पेपर प्रेम पूर्वक करेंगे। मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, मतलब क्वेश्चन दिखा दूंगा और आंसर बोल दूंगा। आप चाहो तो नोट्स कर सकते हो, अगर नहीं नोट करना चाहते हो तो ऐसे बस सुनते जाओ, आपका बहुत ज़्यादा यहाँ से कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और ये भी देख लेते हैं कि हम एक आज करने जा रहे हैं मॉडल पेपर। इसी तरीके से कई मॉडल पेपर करेंगे और जो है पूरा पेपर बोर्ड का होगा 2026 के लिए, पूरा यहीं से कंप्लीट करेंगे सिर्फ मॉडल पेपर से। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप चाहो तो जो है नोट्स बना सकते हो, साथ में इसके आंसर लिख सकते हो अगर आंसर आपको आते हैं, है ना। समझ में आपने थ्योरी लिखी है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और जो है आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो बायोलॉजी का पेपर क्लास 12th का होता है, ये 3 घंटे 15 मिनट का होता है और इसमें कुछ निर्देश दिया गया है, ये भी पढ़ लेना बहुत आवश्यक है। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों, मतलब जो स्टूडेंट्स जाएंगे परीक्षा देने को, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और नंबर 2 में क्या है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख लिखे गए हैं। मतलब इसके सामने देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर इसका अंक लिखा गया है। और इसमें 4 देखो ऑब्जेक्टिव 4 आते हैं और बाकी के जो है 4 मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑप्शनल होते हैं, जिसमें कि ऑप्शन दिए गए होते हैं 4, उसको आप जानते हैं अच्छे तरीके से। बाकी 1 नंबर के होते हैं वो मतलब लिखना ही होता है। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन का है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणपोष परिपक्व होने पर होता है। मतलब जो एक प्रारूपी आवृतबीजी मतलब जिम्नोस्पर्म जो होता है, तो जो भ्रूणपोष होता है तो परिपक्व होने के बाद कैसा होता है, 8 कोष की 7 केंद्र की होता है, या फिर 7 कोष की या फिर 8 केंद्र की होता है, या 8 कोष की और 7 केंद्र की होता है, और या फिर 7 कोष की 7 केंद्र की होता है। तो जो होता है आवृतबीजी भ्रूणपोष परिपक्व होने के बाद कैसा होता है, तो होता है 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक उसमें होते हैं। ठीक है गाइज, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ को अन्य कोशिका को संक्रमण से बचाता है। मतलब कि विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिका को संक्रमण से बचाता है। गाइज उसी का नाम हमें बताना है। तो उसका नाम है, क्या है नाम उसका, नाम है सेरोटीन है, या फिर कोलेस्ट्रम है, या फिर इंटरफेरान है, या फिर हिस्टामिन है। तो इसका जो नाम होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, यानी इंटरफेरान होगा। ठीक है गाइज, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब गा वाला क्वेश्चन नंबर क्या है। ये क्या है, पहली जीन चिकित्सा किस रोग से उपचार में की गई। मतलब जो पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई थी। तो पहली जीन चिकित्सा एड्स के रूप में की गई थी, या फिर कैंसर को, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर एडीए की कमी से होने वाला CID जो होता है। तो इसमें जो था तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 वाला। ऐसी पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है और न ही हानि होता है, उसे क्या कहा जाता है। अंतरजातीय परजीविता, या फिर सहभोजिता, या फिर सहोपारिता, या फिर स्पर्धा। तो इसे क्या कहा जाता है, सहभोजिता कहा जाता है। अब देखते हैं एक एक नंबर के जो हमें लिखना है उसको हमें देखना है अच्छी तरीके से, और देखते हैं आंसर के साथ में देखते हैं। तो गाइज आ चुके हैं अपने जो है वो 1 नंबर के क्वेश्चन जो हमें लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर, स्विस चीज़ पनीर में बड़े छिद्रों का कारण बताइए। मतलब जो स्विस पनीर होती है तो उसमें बड़े छिद्र किसके कारण होते हैं। तो इसमें होता है, तो आंसर आप लिखिएगा
प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण स्विस चीज पनीर में बड़े बड़े छिद्र होते हैं। मतलब कौन सा? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी नामक जीवाणु जो होता है, नहीं बैक्टीरिया होता है, उसकी उपस्थिति के कारण चीज पनीर में क्या होते हैं? बड़े बड़े छिद्र होते हैं। फिर क्या होता है? फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास खा वाला है, पुनर्योगज या पुनर्संयोजन डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो उत्तर आप लिखेंगे, लिखिए, स्टैनले कोहेल व हर्बर्ट बोयर ने 1972 में सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था। किसने? स्टैनले कोहेल व हर्बर्ट बोयर ने 1972 में इसका जो है डीएनए का पुनर्योगज किया गया था। फिर क्या है? बिग बैंग परिकल्पना क्या है? बिग बैंग परिकल्पना क्या है? तो आप आंसर लिखिए। बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार इलेम नामक आद्य पदार्थ के अतितप्त कॉस्मिक धूल के बादल में पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ के मध्य टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने हेतु दी गई थी। ठीक है। फिर क्या देखते हैं? फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी आपको देना है। तो आप इसका आंसर लिख लीजिए। निषेचन से पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का स्रावण करता है। यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाता है। क्या होता है? यानी जो शुक्राणु होता है और जो है उसके जो अगला सिरा, जैसे शुक्राणु जो हमारा हो गया, देखिए शुक्राणु का चित्र भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एक ऐसा बन गया भाई साहब, ठीक है, ये शुक्राणु का मान लेते हैं, चित्र बन गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो है ये द्रव भरा रहता है, इसे क्या कहते हैं? एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से क्रिया करता है। कौन? एंटी फर्टिलाइजिन यहाँ पर लगा होता है। और जो अंडाणु होता है, ये अंडाणु होगा, तो इसके ऊपर क्या होता है? फर्टिलाइजिन नामक का लगा रहता है। इसकी जब क्रिया करता है यहाँ पर, तो इसमें जो है ये जो है शुक्राणु का इसमें ये प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जान गए? ठीक है, लिख लिया, आंसर भी लिख लिया होगा। अब देखते हैं पारिस्थितिक क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पर टिप्पणी लिखिए। तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पर टिप्पणी लिखना है, तो आप आंसर लिखिए इसका। सभी सजीव जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि ही परितंत्र के जैविक घटक होते हैं। परितंत्र में इनकी कार्यात्मक स्थिति के आधार पर इन्हें उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक कहते हैं। आंसर इसका ही होगा। फिर क्या है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें का वाला क्या दिया है? बी डीएनए एवं जेड डीएनए में अंतर बताना है आपको। तो है बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर आपको यहीं पर बता देते हैं कि जो बी डीएनए होता है वो दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, और जो जेड डीएनए होता है वो वामावर्त कुंडलित होता है। जो है बी डीएनए में क्या होता है? क्षार युग्मों के मध्य दूरी 3.36 होती है, और जो है जेड डीएनए में क्या होता है? क्षार युग्मों के मध्य दूरी 3.52 से 4.13 होती है। फिर क्या है? क्षार इसमें डीएनए बी डीएनए में क्या है? क्षार युग्मों की संख्या 10 होती है, और जो है जेड डीएनए में क्या होता है? क्षार युग्मों की संख्या 12 होती है। फिर क्या है? बी डीएनए में कुंडलित का व्यास 19 एंगस्ट्राम होता है, और जेड डीएनए में कुंडलित का व्यास 18 एंगस्ट्राम होता है। तो इतना ही आपको लिखना है, मैंने बोल दिया, आपने लिख लिया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर खा इसमें है, प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाएं। तो प्रतिरक्षी अणु का आपको बनाना है, यहाँ पर चित्र में नहीं बना सकता, सॉरी। फिर क्या है? अपूर्ण प्रभाविता क्या है? इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो अपूर्ण प्रभाविता को समझाना है कि जिसमें पूर्ण रूप से प्रभावी न हो सके, जैसे कि अब आपको आंसर देना पड़ेगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ। अपूर्ण प्रभाविता हेडिंग डालिएगा। कुछ पेड़ पौधों व जंतुओं में यौवन पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी नहीं होता है, अर्थात मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कारेंस ने गुलाब बांस में देखा कि लाल फूल वाले पादप को सफ़ेद फूल वाले पादप से क्रॉस कराने पर गुलाबी फूल बनते हैं। तो क्या हुआ? जब लाल और पीले फूल वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, उसमें जनन कराया जाएगा,
तो क्या होगा, गुलाबी फूल का पौधा बन जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। फिर क्या है निम्नलिखित के कार्य बताइए। निम्नलिखित के कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर घ वाला है, निम्नलिखित के कार्य बताइए। पीत पिंड और अग्रपिंड के कार्य बताना है। तो पीत पिंड के आपको कार्य लिखना है, तो पीत पिंड हेडिंग डाल लीजिएगा। यह ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात बनी एक ग्रंथिल रचना है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन्स और रिलैक्सिन आदि हार्मोन का स्रावण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भ्रूण के आरोपण तथा अपरा के निर्माण में सहायक होता है। फिर क्या है अग्रपिंड हेडिंग डालिएगा। इसमें आप आंसर में लिखिएगा शुक्राणु के शीर्ष पर गाल्जी काय से बनी टोपी। जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु, ये शुक्राणु मान लीजिए शुक्राणु है, तो ये जो टोपी बनी होती है गाल्जी काय से बनी जो टोपी होती है, फिर क्या है बनी टोपी सदृश संरचना को अग्रपिंडक कहते हैं। मतलब इसी को अग्रपिंडक कहा जाता है, जो आगे की टोपी होती है अग्रपिंडक कहते हैं। इससे मुक्त होने वाले जल अपघटनी एंजाइम अंडाणु के संरक्षात्मक आवरण का अपघटन करते हैं, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। मतलब क्या है, अंडाणु के ऊपर से जो पहले लेयर होती है उससे क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं, जिनका अपघटन करते हैं और इसमें जो है प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो राष्ट्रीय उद्यान किससे कहते हैं ये समझ लीजिएगा। जो खेत खलिहान जो एकदम से सरकारी होते हैं, जिसमें खेलने के लिए बनाया जाता है, उसमें क्या है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। आंसर में लिखिएगा। आंसर आपको लिखाने आया हूँ, तो आंसर आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा जहाँ शिकार, खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जाति तथा पादपों या वनस्पति जाति दोनों का संरक्षण किया जाता है। भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका अनुमानित क्षेत्र 44,402.95 वर्ग किमी है। यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर और भी देखते हैं। ये 2 नंबर वाले हो गए। अब हम देखेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं अब आंसर नहीं बताऊंगा, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 3 नंबर का है। अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। अगर मैं चित्र बनाने लगूं तो चित्र ये एक वीडियो में चित्र ही दिखा पाऊंगा, इसीलिए आप बुरा मत मानना, आप अपने आप से कर लेंगे। ये मेरे जो है मैं ये सोचता हूँ कि आप कर लेंगे। तो अब जो है खा नंबर क्वेश्चन है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव का एक वितरण दीजिए। मतलब जैव नियंत्रण मतलब कि फसल की उपयोगिता में क्या है, जो सूक्ष्म जीव जो करते हैं काम, उसको बताना है। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लिख लेंगे, गूगल कर लेंगे, ठीक, समझ लेंगे। सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए व प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, क्वेश्चन नंबर है। और फिर क्या है, उत्स्थाने एवं स्थानीय जैव संरक्षण में विभेद कीजिए। तो इसको आप भी लिखना है, आपको ही लिखना है। फिर क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, जो भी ये भी 3 नंबर के हैं। बीटी फसलों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फिर क्या है, फिर क्वेश्चन नंबर खा है, वर्णांतता क्या है। लाल हरी वर्णांतता की आवृत्ति पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों होती है, इसको समझाना है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर गा है कि परख नली शिशु पर टिप्पणी दीजिए। परख नली शिशु मतलब कि जो बच्चे परख नली में जो है वो बनाए जाते हैं, मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। उसके बाद में क्या होता है तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गई, थोड़ी सी लाइट चली गई, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। फिर क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में आपको बताना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, इसको आपको देना है, कैसे क्या होता है, ये सब आप जानते हैं। फिर क्या है, प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 कवक
प्रजातियों के नाम लिखे जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। इसको आपको ही लिखना है। फिर जीवन की उत्पत्ति से मिलर के प्रयोग का महत्व बताइए। ये मैंने वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व जो है वो आपको लिखना है। तो इसमें पूरा समझाया गया है मिलर ने कैसे प्रयोग किया गया था, उसके बारे में आपको समझाया गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 2-4 मिनट की वीडियो है, आप देख लीजिएगा उसे और अच्छे से समझ लीजिएगा। पूरा मैंने जो है नोट से समझाया है। फिर क्या है, स्पर्धा पर टिप्पणी दीजिए। इस पे आप स्पर्धा पर टिप्पणी देंगे। फिर क्या, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इससे पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्यों कहते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसे पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्यों कहते हैं, इसको आपको ही लिखना है। फिर क्या है, कोई जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, एक प्रारूपी, ये कितने 5-5 नंबर के हैं, ये 5-5 नंबर के अब होंगे क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। वो आपको बनाना है कि आवृतबीजी बीजांड, जो बीजांड होता है उसके भागों के वितरण दिखाते हुए, मतलब उसके जो भाग हैं उसको दिखाएंगे अलग अलग, और उसके जो है उसका जो है क्या करेंगे, उसका जो है संक्षिप्त में टिप्पणी उप्पणी देंगे, मतलब बताएंगे उसके बारे में। फिर क्या है, अथवा में इसी में दिया गया है, मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, मतलब मानव के जो नर जनन तंत्र होता है उसका जो है वर्णन करना है, जो शुक्राणु कहाँ स्थित होते हैं ये भी आपको बताना है ना। जो है शुक्राशय में होते हैं, और संचित हो और बनते कहाँ हैं, बनते भाई ब्रसिड में बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। फिर क्या है, वंशागत को परिभाषित कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम लिखना है, मतलब वंशागत को परिभाषित करना है कि वंशागत क्या है। और फिर क्या है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। तो वंशागत आप जानते हैं कि एक जाति से दूसरी जाति में जाने वाले लक्षणों को वंशागत लक्षण कहते हैं। फिर क्या है, फिर अथवा में इसी में दिया गया है, नामांकित चित्र की सहायता से हर्षे चेज के प्रयोग का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकाला उसे भी लिखना है आपको ही। फिर क्या है, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है, इसकी किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। क्या है, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है, इसकी किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख करना है। फिर क्या है, अथवा में इसी में दिया गया है, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन हो गए, और यहीं से इतना ही डन होता है। 9 क्वेश्चन थे और 9 क्वेश्चन हल हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को ये मॉडल पेपर कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये आपने इतना कर लिया तो मान लीजिए कि आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हो गए, और जो है 10 नंबर का इसी मॉडल पेपर से ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने ही जारी किया है। ठीक है, तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।